मैं लौरा को अपने मिशन के बारे में बता चुका था। वो जान चुकी थी कि मेरा इंडिया आने का मकसद परमा अंसारी की बाजियाबी था। मेरी तमाम कहानी सुनने के बाद उसने कहा, अब क्या चाहते हो? मैंने कहा, तुम शुक्ला से राब्ता करके अपना काम निकलवाओ, फिर उसे खत्म करके मैं परमा को साथ ले जाऊंगा। उम्मीद है उसकी हलाकत के बाद ज्यादा रुकावटों का सामना नहीं करना पड़ेगा। लौरा साफ गोई से बोली, मैं चाहती थी परमा पर तशद्दुद की वीडियो उसे भेजूं ताकि वो मज़ाहमत न कर सके। मैंने कहा, उसे परमा की बंधी हुई हालत की तस्वीर दिखाना काफी है। उसने थके थके लहजे में मुत्तफिक होने का ऐलान किया। बोली, कोशिश करके देख लेते हैं। मैंने कहा, चलो, और मैंने कमरे की तरफ कदम बढ़ाए। उसने मेरा हाथ थामते हुए नदामत जाहिर की। बोली, राजा, खफा तो नहीं हो कि तुम पर पिस्तौल ताना? मैं मुस्कुराया। किसी बेवकूफ की बात पर गुस्सा करना कहाँ की अक्लमंदी है। वो मुंह बनाते हुए बोली, तुमसे माजरत करना ही फजूल है। मैं खिलखिलाते हुए अंदर घुस गया। परमा मुंतजिर नजरों से दरवाजे की जानिब मुतवज्जे थी। कुर्सी संभालते हुए लौरा ने कहा, अपने नाना का नंबर बताओ। उसने बेबसी जाहिर की। बोली, याद नहीं है, मेरे मोबाइल फोन में लिखा होगा। मैंने कहा, मोबाइल फोन पर पासवर्ड लगा हुआ है। उसने उदास लहजे में अपनी माँ का नाम लिया। बोली, पार्वती। लौरा दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए बोली, राजा, बात सुनो। सहन में निकल कर वो दबे लहजे में बोली, यहाँ से बात की तो लोकेट हो जाएंगे। मैंने कहा, बातचीत तुमने करना है और तुम्हें अकेला जाने नहीं दे सकता। वो बोली, बिल्कुल, परमा की निगरानी भी तो जरूरी है। मैंने मशवरा दिया, हाथ पांव जकड़े हैं, मुंह पर टेप चिपका कर निकल जाते हैं। अलबत्ता इसे यही बावर करवाएंगे कि एक आदमी यही है। उसने इत्तेफाक करते हुए असबात में सर हिला दिया। हम वापस परमा के पास पहुंच गए। लौरा ने दोबारा तफ्तीश शुरू कर दी। तुम्हारा नाना इस वक्त कहाँ होगा? उसने नफी में सर हिलाया। यकीनी तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता। लौरा ने पूछा, मुस्तकिल मुंबई में होता है या किसी और शहर में भी ठिकाना बना रखा है? जवाब मिला, उमूमन सफर में रहते हैं, यहाँ भी आना जाना लगा रहता है। अलबत्ता दूसरे शहरों की निस्बत यहाँ ज्यादा वक्त गुजारते हैं। लौरा ने पूछा, यहाँ उसकी क्या रोजमर्रा होती है? परमा ने कहा, बाहर का तो पता नहीं, अलबत्ता घर में मुझे वक्त देते हैं, लाइब्रेरी में घुसे रहते हैं या आराम करते हैं। लौरा चंद जरूरी और गैर जरूरी सवाल करके मेरी तरफ मुतवज्जे हुई। राजा, बेहतर होगा तुम शुक्ला से बात करने चले जाओ। असबात में सर हिलाते हुए मैंने उसकी तरफ हाथ बढ़ाया। परमा का मोबाइल फोन मुझे पकड़ाओ। मोबाइल फोन मेरी तरफ बढ़ाकर उसने परमा से पूछा, लड़की, मेरा आराम का मूड है, तुम्हें कोई हाजत है तो पूरी कर लो। बाद में जरा सी आवाज आई तो ये याद रहे, तुम्हें छुड़ाने को राजा यहाँ नहीं होगा। वो मिनमिनाई, मुझे ताजा दम होना है। लौरा ने उसकी हथकड़ियां खोल कर कहा, तुम्हारे पास 5 मिनट हैं। कलाइयों को मसलते हुए वो बैतुल खला में घुस गई। बैतुल खला और गुस्ल खाना इकट्ठे ही थे। रोशनदान मौजूद था मगर उससे बमुश्किल बिल्ली ही गुजर सकती थी। परमा के गुस्ल खाने में घुसते ही मैं बाहर निकल आया ताकि उसे लगे कि मैं चला गया हूँ। मैं पार्किंग की तरफ बढ़ गया। जब तक कार स्टार्ट करके खोली के सामने पहुंचा, लौरा बाहर आ गई थी। खोली का बैरूनी दरवाजा भी ताला करके उसने मेरे साथ नशिस्त संभाली। कार आगे बढ़ाते हुए उसने पूछा, क्या तरतीब होगी? मैंने कहा, तुम बात करो, तवील गुफ्तगू न करना, चंद धमकियां देकर मुतालिबा पेश करना और फिर निकल भागेंगे। उसने पूछा, जाना कहाँ है? मैंने कहा, ऐसी जगह जहाँ भीड़ ज्यादा हो ताकि हमें आसानी से न ढूंढा जा सके। उसने असबात में सर हिला दिया। ठीक है। दोपहर हो गई थी। घंटे भर के सफर के बाद मैंने एक बड़े शॉपिंग प्लाजा की पार्किंग में कार रोकी और हम अंदर घुस गए। एक अंडरगारमेंट्स की दुकान में चंद चीजें लेकर लौरा ट्राई रूम में घुस गई। मैं दरवाजे पर खड़ा हो गया ताकि वो आसानी से बात कर सके। उसने परमा का मोबाइल फोन ऑन करके शुक्ला को कॉल मिलाई। मेरे कानों में उसकी हल्की हल्की आवाज आ रही थी और जिस तरह वो तैश में बात कर रही थी, यकीनन शुक्ला के अंदेशे मजीद बढ़ जाते। 10 मिनट बात करके उसने राब्ता खत्म किया और मोबाइल फोन बंद करके निकल आई। इतना वक्त नहीं था कि खरीदारी कर सकते। तमाम चीजें वहीं छोड़कर हम बाहर निकल आए। अगले 5 मिनट में कार में बैठकर हम पार्किंग से निकल आए थे। बाजार से निकलने में मैंने सुर्रत का मुजाहरा किया था। बड़ी सड़क पर चढ़ते ही लौरा की तरफ मुतवज्जे हुआ। क्या रहा? वो तमानियत से बोली, गिड़गिड़ा रहा था। यकीन मानो राजा, उस फिरौन का लजाजत भरा लहजा सुनकर सीने में ठंड पड़ गई है। मैं मुंह बनाते हुए बोला, तफसील बताओ। बोली, पहले तो खबीस ने खुशी का इजहार किया कि शायद नवासी की कॉल है। मेरी आवाज सुनते ही सांप सूंघ गया था। उसे खरी खरी सुनाकर मैंने अपना स्विट्जरलैंड बैंक अकाउंट का नंबर बताया और 20 मिलियन पाउंड का हर्जाना तलब किया। दूसरी सूरत में परमा के साथ जो कुछ हो सकता है उसकी 2-3 मिसालें दी ताकि सुअर के होश ठिकाने लगे। मिन्नतें करने लगा कि इतनी रकम उसके अकाउंट में भी न होगी, मगर मैं जानती हूँ झूठ बक
रहा था। करीबन इतनी रकम तो उसे हमारे सौदे में बच रही थी। इससे पहले भी जाने कितने सौदे कर चुका होगा। ऐसे बदकिरदारों के स्विट्जरलैंड के बैंक अकाउंट पैसों से लबालब भरे पड़े हैं। मैंने कता कलामी की, राजी हुआ है कि नहीं? वो बोली मिन्नतों के बाद धमकियों पर उतर आया कि अगर मैंने इतने पैसे निकलवा भी लिए तो वो बाद में मेरे खिलाफ कार्रवाई कर सकता है। लौरा का कहकहा बुलंद हुआ। बोली बेवकूफ को क्या मालूम कि बचेगा तो कुछ करने के काबिल होगा ना। मैंने बेचैनी जाहिर की, तय क्या हुआ? वो बोली 5 दिन की मोहलत मांग रहा है। 3 दिन की मोहलत दी है, उसके बाद लैतुलाल की तो परमा की पहली वीडियो अरसाल करूंगी। मैंने कहा परमा पर तशद्दुद का ख्वाब भूल जाओ। वो इत्मीनान से बोली तशद्दुद भी नहीं करूंगी और वीडियो भी ऐसी बनेगी कि शुक्ला का सुकून गारत हो जाएगा। मैंने ख्याल जाहिर किया, मुझे लगता है वो खबीस अपना नुकसान नहीं होने देगा। वो बोली अगर उसे परमा की फिक्र नहीं है तो ऐसा सोचा जा सकता है। मैंने कहा तुम्हारी समझ में मेरी बात नहीं आई। वो रकम SR1 राइफलों को खरीदने की मद में अदा करेगा ताकि अपना नुकसान इंडियन हुकूमत के खजाने से पूरा कर सके और तुम्हारा मुतालबा भी पूरा हो। वो बोली वेरी गुड। इस तरफ तो मेरा ध्यान ही नहीं गया। SR1 राइफलें मेरे किस काम की? अगर यूं वो मुंह मांगी रकम अदा करने पर तैयार हो जाए तो बेहतर होगा। बल्कि उसने ऐसा न कहा तो मैं खुद ये तजवीज सामने रखूंगी। सच में तुम बहुत होशियार हो। उसने पुरजोश अंदाज में मेरी पीठ थपथपाई। मैंने कहा तो मानती हो ना, पाकिस्तानी सिपाही की सोच बरतानवी फौज के ऑफिसर से ज्यादा होती है। वो कुशादा दिली से बोली सिर्फ तुम्हारे बारे में ये दावा तस्लीम कर सकती हूँ। मैंने मौजू तब्दील किया। शुक्ला परमा को तलाश करने को पूरी ताकत इस्तेमाल करेगा। तमाम मयस्सर जराए हमारी तलाश में झोंक देगा, इसलिए हमें बहुत ज्यादा एहतियात और चौकसी की जरूरत पड़ेगी। वो मुस्कुराई। अपने तई तो कोई दकीका फरोगुजाश्त नहीं करेंगे, बाकी तुम्हारे अल्लाह पर छोड़ देते हैं। अब वो अल्लाह पाक का बाबरकत नाम अकीदत से लेने लगी थी। अलबत्ता अल्लाह पाक को पुकारती मेरी निस्बत से थी। वापसी पर परमा हमें बखैरियत ही मिली। करीबी मार्केट से मैंने लौरा के लिए एक नया बिस्तर खरीदना जरूरी समझा था कि उसके बिस्तर पर परमा काबिज हो गई थी। परमा जाग रही थी। मुमकिन ही नहीं था कि उसे नींद आ जाती। खोली में 3 ही चारपाइयां दस्तयाब थीं और तीसरी चारपाई झलंगा बन गई थी। उसकी नवार भी 2-3 जगह से टूटी हुई थी। लौरा ने झलंगा चारपाई पर सोने से इनकार कर दिया था। बोली राजकुमारी साहिबा इस पर आराम करेंगी। मैंने नफी में सर हिलाया, ये मेरे लिए रहने दो। वो बिफर कर बोली तुम क्यों झलंगा चारपाई पर सोगे? मेरे होंठों पर मुस्कुराहट उभरी। क्या तुम नहीं जानती? वो बोली जहर लगती है तुम्हारी हंसी। बीवियों के से अंदाज में मुझे कोसते हुए वो झलंगा चारपाई की तरफ बढ़ी। मैंने उसे बाजू से पकड़ कर रोका। सख्तियां बर्दाश्त करना मर्द का काम होता है, औरत का नहीं। वो बरहम हुई। तुम्हारी औरतें घर बैठी हैं। मैंने कहा अच्छा 5 मिनट सब्र करो, मैं नई चारपाई खरीद लाता हूँ ताकि वजह ही को कत्ल कर दूं। परमा पर कहर आलूद नजर डालकर वो गुर्राई। वजह पुरानी चारपाई नहीं है। मैंने कहा और वजह एक मासूम लड़की भी नहीं है। उसे अपनी चारपाई पर धकेल कर मैं बाहर निकल आया। चारपाई और रात का खाना खरीदने में मुझे 10-15 मिनट से ज्यादा नहीं लगे थे। वापसी पर लौरा परमा को धमकाती हुई मिली थी। न जाने क्यों वो परमा पर बरहम हुई थी। हालांकि अच्छी तरह जानती थी कि शुक्ला के अफाल की जवाबदेह परमा नहीं हो सकती। पुरानी चारपाई सहन में फेंक कर मैंने नई चारपाई पर बिस्तर लगाया। लौरा खामोश हो गई थी। परमा की आंखों में मुझे हल्की नमी तैरती नजर आई। मैंने कड़ी नजर से लौरा को घूरा। उसने ढीठों के अंदाज में कंधे उचका दिए थे। मैंने परमा की हथकड़ियां खोलकर उसे हाथ मुंह धोने का कहा ताकि खाना खा सकें। वो मिनमिनाई, मुझे भूख नहीं है। उसकी पीठ थपथपाते हुए मैं उर्दू में बोला, कहा ना आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता, न इज्जत न जान को। हमारी दुश्मनी शुक्ला से है। आप बिल्कुल बेगुनाह और बेकसूर हैं। अब उठो और ताजा दम हो जाओ। मुझ पर ममनूनियत भरी नजर डालकर वो गुस्ल खाने में घुस गई। मैंने 2 चारपाइयां मिलाकर उन पर खाना चुन दिया। मैंने लौरा को आवाज दी, आ जाओ। वो करीब आई। तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आओगे। मुझे हैरानी हुई, क्यों, क्या हुआ? वो पस्त आवाज में बोली, उसे क्या तसल्लियां दे रहे थे? जब कह दिया कि कुछ नहीं कहूंगी तो जबानी कलामी धमकाने पर तुम्हें कोई एतराज नहीं होना चाहिए। मैं तंजिया अंदाज में बोला, तुम्हें क्या मालूम मैं उसे तसल्लियां दे रहा था या कोई और बात? मैंने कहा उर्दू नहीं जानती, तुम्हारी हरकतें देखकर अंदाजा कर सकती हूँ। मैंने कहा क्या सहमी हुई लड़की को तसल्ली देना गलत है, जबकि लड़की के बेगुनाह और बेकसूर होने का यकीन हो? वो बेपरवाही से बोली, औलाद को वालिदैन का बोया काटना पड़ता है। मैंने कहा वो एक अजीम मुजाहिद की बेटी है, शुक्ला की नहीं है, बल्कि शुक्ला तो उसकी माँ का कातिल है। वो बोली, तुम निरा सरदर्द हो। अगर मजबूर न होती तो तुम्हारे साथ एक पल न ठहरती। मैं बेजारी से बोला, मजबूरी कैसी, दफा हो जाओ। शुक्ला को परमा के नाम पर ब्लैकमेल करके जो लेना है हासिल करो। परमा की फिक्र न करो, मैं इसे संभाल लूंगा और इंशाल्लाह अब शुक्ला इसकी सूरत नहीं देखेगा। वो इस्तेहज़ाई अंदाज में बोली, ओए होए, इतनी पसंद आ गई है कि कैप्टन लौरा ब्राउन भी कबाब में हड्डी लग
लगने लगी और ये भूल गए कैसे ललचाते हुए नदीदेपन से डेट पर जाने की दरखास्त किया करते थे। चटखनी खुलने की आवाज पर मैं दबे लहजे में बोला, कूड़ मगज, उसके सामने ऐसी बकवास न करना। होंठों पर इस्तेहजाई मुस्कुराहट बखेर कर वो खामोश हो गई। परमा बाहर आई। सुर्खो सफेद चेहरे पर पानी के कतरे फूल पर पड़ी शबनम की तरह लग रहे थे। उसने तौलिया इस्तेमाल नहीं किया था। यकीनन नफीस सेठजादी को किसी दूसरे का तौलिया इस्तेमाल करना कबाहत लग रही थी, बल्कि वो आम सा बिस्तर, गरीबों का गुस्ल खाना और बैतुल खला, मुरम्मत की मुतकाजी दीवारों वाली खोली जिसके फर्श का नाकिस पलस्तर जगह जगह से उखड़ा हुआ था, यकीनन वो मकाम उसके लिए किसी उकूबत खाने से कम न था। लौरा जैसी तरबियत याफ्ता और अमली जिंदगी गुजारने वाली स्नाइपर वहां आकर चीख पड़ी थी। परमा तो नाजों में पली शहजादी थी, जिसे न गर्मी से पाला पड़ा था न सर्दी से वास्ता। गर्मियों में हर जगह उसे एसी मयसर होता तो सर्दियों में हीटर। इस खोली से तो उसके मुलाजिमों की रिहाइश भी कई गुना बेहतर होगी। वो करीब आकर बैठ गई। मुझे दिखाने को उसने 2-3 निवाले जहर मार किए। बिलाशुबा परेशानी ने उसकी भूख उड़ा दी थी। मैंने ज्यादा इसरार न किया कि उसकी हालत से भी वाकिफ था और ये अंदेशा भी था कि मेरे इसरार को फिक्रमंदी जानते हुए लौरा बकवास न शुरू कर दे। वो परमा को घटिया दर्जे के कैदी से ज्यादा अहमियत देने को तैयार न थी, जबकि अंसारी साहब से अकीदत की वजह से मुझे परमा की फिक्र थी। मैं उसे हल्की सी तकलीफ पहुंचाने पर राजी न था। कुजा उसे तशद्दुद का निशाना बनाया जाता या उसकी हद तक की जाती। बेटी अंसारी साहब को जान से अजीज थी। परमा का जिक्र करते वक्त उनके होंठों पर शफकत भरे तबस्सुम का उभरना, आंखों में परमा की जुदाई पर नमी का छलकना, चेहरे का हसरत और यास की तस्वीर बन जाना जाहिर करता था कि परमा उन्हें कितनी प्यारी थी। परमा की मोहब्बत ही थी कि वो शुक्ला जैसे डायनासोर से हार मानने को तैयार नहीं थे। लौरा जूं ही बर्तन समेट कर उठी, परमा हौले से मिनमिनाई, अब मुझे हथकड़ियों में तकलीफ हो रही है, शायद सो न सकूं। बेचारी लौरा के रवैये की वजह से उससे खौफजदा थी। हालांकि हम जिन्स होने के नाते उसे लौरा का सहारा लेने की जरूरत थी, मगर लौरा का बार बार झिड़कने, धमकाने और इजहार नफरत करने के बाद उसका मेरे हमदर्दी भरे रवैये पर मेरी तरफ मुतवज्जे होना अचंभे की बात न थी। लौरा बर्तन धोने सहन में निकल गई। मैंने नदामत जाहिर की, ये हमारी मजबूरी है, वरना आपको कभी तकलीफ ना पहुंचाई जाती। वो लजाजत से बोली, जब तक आप मौजूद हैं तब तक यूं ही रह सकती हूँ ना, बेशक आप दरवाजे को अंदर से ताला कर दें। मैं मुतबस्सम हुआ, वादा करती हो कि भागने की कोशिश न करोगी। सर झुकाकर वो अटकते हुए बोली, जी मैं वादा करती हूँ नहीं भागूंगी। शायद पहली बार झूठ बोलना पड़ रहा था जो हकला गई थी। उसे कुरेद कर नादिम करने में दिलचस्पी न थी। अस्बात में सर हिलाते हुए कहा, अच्छा सो जाओ, मैं जाग रहा हूँ। चेहरे पर शुक्रगुजारी का गहरा असर लिए वो लेट गई। लौरा ने अंदर आते ही बर्तन एक तरफ रखे और उसे कड़े तेवरों से घूरते हुए हथकड़ी उठा ली। मैं जल्दी से बोला, फिलहाल रहने दो कैप्टन। वो बोली, सच में? उसके चेहरे पर बेयकीनी उभरी। मैंने कहा, मैं जाग रहा हूँ। वो बरहमी से बोली, इसके लिए कब तक जागोगे? मैं इत्मीनान से बोला, आराम करो, ये तुम्हारा दर्द सर नहीं है। वो तंजिया लहजे में बोली, तुम हो ना मेरा दर्द सर? मैंने कहा, एक आदमी का जागना जरूरी है। उसने मुंह बिगाड़ा, तुम्हारे जागने पर नहीं, लड़की के बंधे न होने पर मोतरिज हूँ। मैंने कहा, क्या ख्याल है, तुम्हारे एतराज की मुझे परवाह होगी? वो इस्तेहजाई अंदाज में बोली, एक ब्रिगेडियर का ऐसे सिपाही को अपनी डॉक्टर बेटी का रिश्ता देना जो पहले से 2 बीवियों का शौहर हो, यकीनन अहमकाना और लचर सोच है। मैंने तेज लहजे में उसे टोका, बकवास की जरूरत नहीं है, शुक्ला ब्रिगेडियर नहीं जनरल है। साथ ही आंख मारकर उसे अंसारी साहब का जिक्र न करने का इशारा कर दिया। उसने तपते हुए कहा, कोई अनहोनी हो गई तो तुम्हें गोली मारने से भी नहीं चूकूंगी। मैंने उसके अंदेशे को दरखोर एतना नहीं जाना था। मेरा मतमय नजर परमा को हत्तुल वसा आराम पहुंचाना था। मैं सुबह भी सो सकता था। यूं भी 2-3 दिन हमने बाहर नहीं निकलना था। टीवी की मेज अपनी चारपाई के करीब करके मैंने आवाज धीमी की और खबरें देखने लगा। नामालूम दहशतगर्दों की वजह से पुलिस जगह जगह पर छापे मार रही थी। मुख्तलिफ सड़कों पर पुलिस के नाके और चेक पॉइंट कायम हो गए थे। परमा के अगवा की खबर किसी चैनल पर नहीं आई थी। अलबत्ता मेडिकल की एक नामालूम तालिबा की पुरस्कार गुमशुदगी का जिक्र 2-3 चैनलों ने किया था। थोड़ी देर के बाद ही लौरा के गहरे सांस मेरी समातों में गूंजने लगे। परमा की आंखें भी बंद थीं। खबरों की तकरार और बार बार घूम फिर कर पुरानी गुफ्तगू का दोहराया जाना ज्यादा देर बर्दाश्त न हो सका। मजबूरन मुझे चैनल तब्दील करना पड़ा और मैंने एक दस्तावेजी फिल्म लगा ली। रात दबे पांव सरकने लगी। इसी दौरान गुनूदगी का हल्का सा झटका लगा। आरामदेह बिस्तर पर मुसलसल जागना भी कारे दारद बन जाता है।
मैं परमा के हाथ पांव जकड़ने के इरादे से उठा ताकि थोड़ी नींद ले लूं। वो कंबल में गायब थी, सिर्फ चेहरा ही बाहर नजर आ रहा था। चेहरे पर इतनी मासूमियत और अल्हड़पन छाया था कि मैं उसे नींद से जगाने का हौसला न कर सका। दरवाजे को सिर्फ बाहर से ताला किया जा सकता था क्योंकि अंदर जंजीर की बजाय चटखनी थी। मुझे और कुछ न सूझा और हिफ्ज़ मा तकद्दुम के तौर पर अपनी चारपाई को दरवाजे के सामने बिछा दिया। मेरी नींद ऐसी न थी कि परमा मेरे ऊपर से गुजर कर दरवाजे से बाहर चली जाती और मैं सोया रहता। उसके बावजूद मैंने लंबा पड़ने की बजाय घुटनों में सर देकर बैठना जरूरी समझा क्योंकि मैं खतरा मोल लेने के हक में न था। परमा के हुसूल के बाद मेरा मिशन तकरीबन मुकम्मल हो गया था। बस अब शुक्ला के खात्मे का मंसूबा बनाना था ताकि भारत से फरार होने में आसानी होती। परमा के मामू को यकीनन उसकी इतनी परवाह न होती जितनी नाना को थी। बैठे बैठे ही मैं अपनी पलवशे के पास पहुंच गया। जूं जूं वक्त गुजर रहा था उसकी याद छाती का फोड़ा बनती जा रही थी। इंडिया आमद के बाद मुझे आराम के औकात कम ही मयस्सर रहे थे और ये मेरे लिए बेहतर था कि मसरूफियत उसकी जानलेवा यादों से छुटकारे का बायस बनती। अब तो जुदाई के साथ उसकी खफगी का एहसास भी दिलो दिमाग पर कचोके लगाता रहता। आंखें बंद करने के बाद मैं उसके तसव्वुरात में खो जाता, गुजरी बातें दोहराता, उसकी अदाओं में डूब जाता, उसके रूठने मनाने से लुत्फानंदोज होता, उसकी खनकती गुनगुनाती हंसी ध्यान में लाता, दबी दबी सरगोशियों के लिए समातों को वाह करता, उसके गर्म महकते सांसों की फुहार को महसूस करता, उसका मेरी उंगलियों को चटखाना याद करता, मेरे हाथ उसकी नाक कान रेशमी जुल्फों के लम्स का एहसास करते, यहाँ तक कि मैं नींद में डूबकर ऐसे जहान में पहुंच जाता जहां ना उसकी खफगी मौजूद थी और ना जुदाई से वास्ता था। उसकी सबसे बड़ी कमजोरी गुदगुदी थी। बगल या पेट में उंगली चुभ होने से वो यूं उछलती जैसे बिजली का करंट या बिच्छू का डंक लगा हो। छोटी मोटी खफगी को दूर करने का ये तीर बहादफ नुस्खा था। मैं कहता मूड ठीक करती हो या करूं गुदगुदी, और वो फौरन खफगी खत्म कर देती। सपनों की दुनिया ऐसी जगह है जहां गम कम और खुशियां बेबहा होती हैं। इंसान की बहुत सी तृष्णा ख्वाहिशात ख्वाब नगर में पूरी होती हैं। मेरी आंखें भी नींद में पलवशे की दीद से बहरामंद होती। कुव्वत शामा उसकी खुशबू से फैज़याब होती और समाते मीठी सरगोशियों से मुतमत्ते होती। बैठे बैठे मैं भी सपनों की दिलकश दुनिया में पहुंच गया। पलवशे मेरा सर गोद में रखे बालों में उंगलियां फेर रही थी। उसके लबों पर पश्तो जबान का गीत मचल रहा था। अचानक उसने पूछा, राजू पानी पियोगे? मैंने कहा नहीं। वो बोली, मुझे तो प्यास लगी है। उसने हाथ बढ़ाकर मेज पर से जग उठाया और जूं ही ग्लास भरने लगी जग उसके हाथ से फिसला। एकदम मैंने कोहनियां सामने करके जग को रोकने की कोशिश की और उसी वक्त मेरे सर पर कयामत टूट पड़ी। शीशे का जग सर के अकबी हिस्से से टकराया। आह की जोरदार आवाज से मैं दाएं जानिब झुका और चारपाई से नीचे गिर गया। मेरी आंखें वाह हुई। वो परमा थी। मुझे जग रसीद करके उसने जग चारपाई पर फेंका। चारपाई को एक जानिब हटाकर चटखनी खोली। मैं एक झटके से उठा मगर जोर का चक्कर आया और मैं दोबारा गिर गया। सर पर हाथ फेरा तो खून बह रहा था, मगर परमा का भाग जाना हमारे सारे मंसूबे पर पानी फेर देता। लॉरा ब्राउन की आदत थी कि वो चेहरा कंबल में छुपा कर सोती थी। इसी वजह से हल्की फुल्की खटपट उसे सुनाई न देती। यह जागी भी थी तो मेरी पहरेदारी पर भरोसा करते हुए चेहरे से कंबल नहीं हटाया था। परमा चटखनी खोल कर बाहर को भागी। मैं कोशिश करके डगमगाता हुआ उठा। पहले लॉरा को उठाने का सोचा मगर उसके संभलने तक परमा के दूर निकलने का खतरा था, इसलिए खुद ही उसके पीछे भाग पड़ा। सर में धमाके हो रहे थे और तेजी से हरकत करना बहुत मुश्किल लग रहा था। परमा बैरूनी दरवाजा खोलकर बाहर जा चुकी थी। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।